大家好，欢迎回到我的频道। सॉरी यार, पिछले 5-6 दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। ईद वाले दिन हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनी आर्मी भेजी और टोटल 5 से 6 दिनों के लिए नेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, इसीलिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। बट अभी थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में है तो नेट को फिर से रिलीज़ किया जा रहा है। बाकी शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत में लांगहुआ और ज्यूरोंग दोनों को उस अंडरग्राउंड केव में किसी और के भी आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों जब आवाज़ वाली साइड देखते हैं तो वहाँ मास्टर जियानदे खड़े होते हैं। लांगहुआ अपने पिता को देख बहुत खुश होती है और जल्दी से जाके उनके गले लग जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि आप इतने टाइम कहाँ पर थे। जियानदे कहते हैं कि माउंट वू तायिन का घर है, अभी बहुत से लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब तक कोई भी एग्ज़ाम में पास नहीं होता तब तक हम सबको यहीं पे रहना होगा। मैं भी इन केव्स में गिर गया था और तब से यहीं पर हूँ। इधर फेंगचांग अपने पैलेस में वाइन पी रहा था। अंकल देव उसे ज़्यादा वाइन पीने से मना करते हैं, तो फेंगचांग कहता है कि क्या आप भी मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरे पिता मुझे ऑर्डर देते रहते हैं, मेरी मॉम मेरा इस्तेमाल करती रहती है और जिस लांशी को मैंने अपना सब कुछ माना वो भी मुझसे बातें छुपाता आ रहा है। इतना कहकर फेंगचांग फिर से वाइन पीने लगता है। तभी लांशी वहाँ आ जाता है। वो फेंगचांग से कहता है कि मुझे तुम्हारी मैरिज का पता चला है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मैरिज तोड़ने में मदद कर सकता हूँ। इस पर फेंगचांग कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब फेंगचांग लांशी पर अटैक करता है और लांशी उससे बच जाता है। यह देख फेंगचांग कहता है कि तुमने अपनी हेल्थ के बारे में भी मुझसे झूठ बोला। लांशी फेंगचांग को समझाने लगता है, पर फेंगचांग उसकी एक भी बात ना सुनते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। फेंगचांग की ये बातें लांशी को हर्ट कर रही थी, पर वो ये भी जानता था कि इन सब का जिम्मेदार वो खुद ही है। अगर वो फेंगचांग से अपने सीक्रेट्स नहीं छुपाता तो शायद फेंगचांग उससे इतना नाराज़ नहीं होता। इधर भाई वांग शाओ, शुएकोंग और वू यान का सेकंड एग्ज़ाम शुरू होता है। इसमें इन सबको माउंटेन के दूसरे हिस्से पर बड़ी बड़ी मेटल्स की चैन पर चलकर जाना था। ये चारों उन चैन्स पर भागना शुरू करते हैं। तायन भी इन सबको देख रहा था। वो सब चैन्स को धीरे धीरे लूज करने लगता है। इस कारण शुएकोंग वहाँ से नीचे गिर जाता है, जिसे बचाने हुआंग शाओ भी उसके पीछे कूद जाता है। वो शुएकोंग को तो बचा लेता है, पर एग्जाम से भी बाहर हो जाता है। आगे जोंगली हेई से कहता है कि चुआन यू और चुआन यून मार्केट में घोड़े खरीदने गए हैं, पर मार्केट में घोड़ों के दाम बहुत ज़्यादा है। अगर इस दाम पर हम घोड़े खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। इस पर हेई कहता है कि मैं चुआन यू को एक लेटर भेज देता हूँ और उसे बता देता हूँ कि उसे आगे क्या करना है। अब हम चुआन यू और चुआन यून को देखते हैं, जो मार्केट में घोड़े खरीदने आए होते हैं। सभी जगह घोड़ों के दाम एक जैसे ही थे, इस कारण वो दोनों समझ नहीं पाते कि वो क्या करे। तभी एक आदमी उन दोनों के पास आता है और मार्केट के दाम से आधे दाम पर घोड़े बेचने को कहता है। वो उन दोनों को अपने सारे घोड़े भी दिखाता है। चुआन यून उस आदमी से कहता है कि हमें तुम्हारे सारे घोड़े खरीदने हैं, इसलिए तुम जितने घोड़े ला सकते हो ले आओ। इतना कहकर चुआन यू और चुआन यून वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन दोनों का ध्यान घोड़ों के पैरों के निशानों की ओर जाता है। उन निशानों को देख उन दोनों को उस आदमी पर डाउट होने लगता है, और वो इस बारे में उस आदमी से कुछ भी नहीं कहते। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जी शियान उस आदमी के पास आता है और उसे कुछ पैसे देता है, जिसका मतलब था कि इन घोड़ों को कम दाम पर बेचकर लांशी को फिर से टारगेट बनाया जा रहा था। इधर हुआंग शाओ भी माउंट वू के अंडरग्राउंड केव्स में आ जाता है। यहाँ कुछ लोग पहले से ही आए हुए थे। ये सब वो लोग थे जो तायिन के एग्ज़ाम में फेल हो चुके थे। आगे लांशी फेंग से कहता है कि मैंने हमारी सेना के लिए घोड़े खरीद लिए हैं, उन्हें जल्दी सेना के पास भेज दिया जाएगा। तभी मिंगाई भी फेंग से मिलने आता है और कहता है कि लांशी ने जो घोड़े खरीदे हैं ये वही घोड़े हैं जो हमारी सेना से चोरी हुए थे। ये सुनकर फेंग लांशी और मिंगाई के साथ उन सभी घोड़ों को देखने आती हैं। यहाँ सभी घोड़ों को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद मिनिस्टर युआन फेंग को बताता है कि ये घोड़े हमारी सेना के घोड़े नहीं हैं, पर उससे भी बेहतर और अच्छी नस्ल के हैं। मिंगाई को युआन की बातों पर भरोसा नहीं होता। आखिरकार उसने खुद चोरी करके उन घोड़ों को मार्केट में उस आदमी की मदद से चुआन यू और चुआन यून को बेचा था। फिर घोड़े बदल कैसे गए। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें उस आदमी से घोड़े खरीदने का कहकर जब चुआन यू और चुआन यून वापस अपने कमरे में आते हैं तो वहाँ मैंगची उनसे मिलने आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंगची घोड़ों का व्यापारी है और इसके सारे घोड़े अच्छी तरीके से ट्रेन किए हुए हैं। मैंगची चुआन यून से कहता है कि हेई ने सोल टेकर क्लैन से मुझे बचाया था, इसलिए मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और लांशी अपने पिता फेंग से कहता है कि हमारी सेना के घोड़े मिंगाई ने चोरी किए थे। इसी ने मार्केट में ये घोड़े वापस मुझे बेचने की कोशिश की, जिससे पूरा आरोप मेरे ऊपर आ जाए। लांशी की पूरी बात सुनने के बाद फेंग मिंगाई को जेल में डाल देती हैं। फेंग पहले से ही जानते थे कि इन सब के पीछे मिंगाई है, और बिना सबूत के वो मिंगाई को पकड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने लांशी को ये काम दिया।
इधर बाई और वू यान का थर्ड एग्जाम शुरू होता है, जिसमें उन्हें केव पार करके फोर्थ एग्जाम की एंट्रेंस तक पहुंचना था। पर इसी दौरान वू यान छुपकर केव को डैमेज कर देता है, जिससे केव गिरने लगती है। वहीं फेंगजू को जब मिंगाई के पकड़े जाने के बारे में पता चलता है तो वो जीशियान से मिंगाई को मारने को कहता है। उसे डर था कि कहीं मिंगाई उसका नाम ना ले ले। आगे चुआन यू मार्केस सुन से मिलने आता है और कहता है कि लांशी ने सेना से चोरी किए सारे घोड़े आपको वापस देने को कहा है। ये सुनकर मार्केस सुन चुप हो जाता है। वो जान चुका था कि लांशी को उस पर भी डाउट है। आफ्टर ऑल उसने ही तो अपने सारे घोड़े मिंगाई के साथ मिलकर बेचे थे। चुआन यू के जाने के बाद मार्केस सुन अपने आप से ही कहता है कि लांशी की इस मदद के साथ ही लांशी की जीत भी कंफर्म हो चुकी है। इधर ताइयन का एक स्टूडेंट ताइयन को वू यान के केव गिराने के बारे में बताता है। इस पर ताइयन अपने स्टूडेंट से कहता है कि हमारे फॉर्मेशन को फिर से रिपेयर करो और वू यान को यांगुई एरिया में भेज दो। आगे वांग को मिंगाई के मरने के बारे में पता चलता है। वो समझ जाता है कि ये काम बाइली का है, जरूर उसने ही फेंगजू को बचाने के लिए मिंगाई को मरवा दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि वांग, जो इतने टाइम से बाइली की साइड था, अब अपने भाई का बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगता है। वहीं बाइली को भी मिंगाई के मरने के बारे में पता चल चुका था। वो अपने सर्वेंट से लांशी के सारे घोड़े चोरी करवाने को कहती है। बाइली को डर था कि अगर लांशी ऐसे ही लॉर्ड फेंग के दिए सारे काम पूरे करता गया तो लॉर्ड फेंग उसे ही अगला राजा बना देंगे। आगे जोंगली को फाउंटेन अबोडे से मैसेज मिलता है, जिसमें उनके घोड़ों को चुराने और बाई पर केव गिरने के बारे में बताया गया था। यह मैसेज यही भी सुन लेता है। उसे बाई की फिक्र होने लगती है। इधर चुआन यू सारे घोड़े सेना को देने जा रहा होता है। उस पर कुछ लोग छुपकर अटैक करने वाले होते हैं, और तभी यही भी वहां आ जाता है और उन सब लोगों को मार देता है। वो चुआन यू से घोड़े सेना को वापस देने को कहता है और खुद माउंट वू के लिए निकल जाता है। वहीं बाई इस टाइम केव में बेहोश होती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसे उस केव में पत्थर गिरते दिखते हैं। इन सब के बीच बाई को हेई के चील भी दिखते हैं, जिसका मतलब था कि हेई भी उसके पास में ही है। तभी हेई बाई का हाथ पकड़कर केव से बाहर ले आता है। इधर वू यान यांगुई एरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो एरे भूल भुलैया जैसा था, इसलिए वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल भी था। आगे हेई बाई को लेकर केव से थोड़ा दूर आता है और बाई की चोट पर मेडिसिन लगाता है। वो वहीं बैठकर बाई के लिए खाना भी बनाने लगता है। अगली सुबह बाई और हेई फिर से एग्जाम देने आती हैं। ये ताइयन का फोर्थ एग्जाम था, जिसमें उन दोनों को 6 स्टेट और दादोंग के लेजेंडरी राजाओं की स्टैचू से बचकर दूसरी साइड जाना था। बाई को याद आता है कि ये 7 स्टैचू उसने दादोंग में दावत के टाइम देखी थी। यहाँ हमें एक हिंट दिया जाता है कि जिस सुयुन को इतने टाइम से हेई पसंद करता आ रहा है वो असल में बाई है। अब बाई हेई से कहती है कि इन सभी राजाओं की एक एक विशेषता थी, हमें उन्हीं विशेषता वाले टोकन को सही स्टैचू के आगे लगाना होगा। पहली स्टैचू लॉर्ड वांगसो की थी, जो फेथ को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसी तरह दूसरी स्टैचू लॉर्ड फेंगसू की, जो विजडम को, लॉर्ड शांगुई की स्टैचू इक्विटी को, लॉर्ड बेईवेन की स्टैचू लॉयल्टी को, लॉर्ड हुआकांग की स्टैचू राइटसनेस को, लॉर्ड फेंगजाओ की स्टैचू फीलियल पिटी को, और लास्ट स्टैचू जो दादोंग के एम्परर की थी वो बेनवोलेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो दोनों अब सही टोकन को सही स्टैचू के आगे लगाने लगते हैं। जैसे ही वो सभी टोकन लगाते हैं तो उन्हें ताइयन की आवाज़ सुनाई देती है। ताइयन हेई और बाई से उनका नाम पूछता है। जब वो दोनों अपना नाम बताते हैं तो ताइयन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हो, तुमने ये एग्जाम पूरा ज़रूर किया है, पर मेरी मार्शल आर्ट सीखने से अभी बहुत दूर हो। बाई पूछती है कि मेरे मास्टर कहाँ पर है। इस पर ताइयन जवाब देता है कि वो सब लोग जो तुम्हारे अलावा माउंट वू पर आए थे सभी सुरक्षित है, पर अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो पहले मेरे सारे एग्जाम पूरे करो। इसी के साथ एपिसोड 15 यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शौकान।